नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह प्रिया। सबसे पहले फोन नंबर इसलिए बताना चाहूंगी कि आज के विषय हमेशा से थोड़ा सा हटकर है, यानी हम एक मुलाकात भी करेंगे तो वही बात करेंगे आज के दिन खास मनाए जाने वाले दिवस के बारे में। तो सबसे पहले फोन नंबर नोट कीजिए, स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले भी होते जाएंगे 0755। वो इसलिए क्योंकि अगर भोपाल से बाहर से लगाएंगे ना तो आपको कोड लगाना पड़ेगा। तो 075526600049। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी है, फटाफट नोट कर लीजिए। हालांकि अब आपको याद भी हो गए होंगे क्योंकि हम रोजाना ही मिलते हैं, बस हमारे साथ ही बदलते चले जाते हैं। 180023300040 और आप देख रहे हैं नमस्कार एमपी, यानी सजीव फोन इन प्रोग्राम है। 12 बजे से लेके 1 बजे तक हम कंटिन्यू लाइव रहेंगे और जो हमारे साथ जुड़ेंगे आप उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट ये रहेगी विषय से संबंधित सवाल कीजिएगा, संक्षिप्त में सवाल कीजिएगा और जब सवाल कर रहे हो तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। चलिए अब परंपरा के अनुसार आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं, आपको बताते हैं आज की तिथि के बारे में। तिथि चूंकि दिन की हम बात कर रहे हैं, अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विक्रम संवत 2080 शुरू हो चुका है। ज्येष्ठ माह है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, 13 मई है, 2023 चल रहा है और दिन है शनिवार। तो आपका दिन मंगलमय हो यही कामना करेंगे। इसके अलावा आज जिन जिन के लिए दिन खास है, आज जो पार्टी मनाने की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को दूरदर्शन परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब विचार पर बात कर लें, क्योंकि सुविचार जब दिन में अगर कोई अच्छी अच्छी बातें चल रही होती है ना, और ऐसा कहा भी जाता है क्योंकि आज हम थोड़ा सा ना मोटिवेशनल माहौल बनाने वाले हैं, ऐसा कहा भी जाता है कि दिन की शुरुआत एक प्रार्थना के साथ करना चाहिए, पूरा दिन अच्छा होने वाला है। तो उसी के साथ हम बात करेंगे परिंदों की भी। क्यों? गर्मी चल रही है तो सबसे एक चीज़ याद आ गई, वो बताऊं उसके पहले आपको सुविचार बता देती हूँ, फिर हम पक्षियों पर आ जाते हैं। तो विचार ये कह रहा है आज का कि दिन परिवार के साथ गुजरें वो जिंदगी है, और जो दिन परिवार के बिना गुजर रहे होंगे ना उसे उम्र कहा जाएगा, है ना। तो कोशिश करते हैं जो एकल परिवार की परंपरा चल रही है उसको तोड़ देते हैं और एक बार फिर से सीखते हैं वृक्ष से, पक्षियों से, पंछियों से, पशुओं से एकता में बंध कर रहना। पशुओं पक्षियों की बात कर रहे थे, 40 के पार पहुंच चुका है आंकड़ा, गर्मी भयंकर पड़ रही है, अपना भी ध्यान रखिए और थोड़ी सी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाइए ना। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी, अगर घर पर है तो घर के बाहर, और जो अपना बिजनेस चलाते हैं वो अपने ऑफिस के बाहर इसकी व्यवस्था कर दीजिएगा। चलिए अब बताते हैं आज का दिन। चूंकि हम पक्षियों पर बात करेंगे तो आज की तारीख में और कौन कौन सी चीज़ें खास हैं आपको बताते हैं। इतिहास में आज बात करते हैं, आपको बता दें 1643 चिली में आए विनाशकारी भूकंप में सैंटियागो की 1/3 आबादी खत्म हुई थी। 1648 की बात करेंगे, दिल्ली में लाल किले का निर्माण भी आज ही के दिन पूरा हुआ। 1952 की बात करेंगे, 13 मई स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र आज ही के दिन से शुरू हुआ था। 1962 एक महान शख्सियत सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। 1978 देश का पहला ध्वज वाहक जो जहाज था INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ। और 2000 की बात करेंगे, चूंकि हम थोड़े से सशक्तिकरण को भी जोड़ने वाले हैं, तो भारत की लारा दत्ता अदाकारा हैं, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है लारा दत्ता, मिस यूनिवर्स आज ही के दिन चुनी गई थी। तो मैंने आपको बताया ना कि हम जिस दिवस पर बात करने वाले हैं वो पंछियों पक्षियों से जुड़ा हुआ 13 मई, हालांकि 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन हर साल मई का दूसरा शनिवार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ इकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं और इनको बता दें कि जो टिंसा फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन काफ़ी चर्चित है, इससे जुड़े हुए हैं अमित जी, अमित कुमार हमारे साथ हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ अमित जी जुड़े हुए हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हम चर्चा करेंगे कि क्यों मनाया जाता है ये दिवस, आखिर क्या खास है हमारे ये मेहमान परिंदों के लिए। और इसी के साथ हम बात करेंगे, कहते हैं ना कि जिस तरह से अगर थोड़ी बहुत जिम्मेदारियों की अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान की ही मदद की जाए, अगर थोड़ी बहुत मदद हम बेजुबानों की भी कर दें तो दुआएं वो भी देते हैं, भले ही बोल नहीं सकते हो। तो चलिए अब अगला हम स्वागत जब हम करेंगे तो आपको बता दें कि कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा,
और मन का ना हो तो और अच्छा। इसका मतलब मैं इस बात को मानती है, मेरा मूल मंत्र, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अगर मेरे मन का नहीं हो रहा मतलब उसने मेरे लिए कुछ बहुत बेहतर सोच रखा है और वो मुझे बहुत जल्द मिलेगा। आपका मूल मंत्र क्या है? ऐसे बहुत सारे विचार बहुत सारे लोगों के अलग अलग मन में आते ही होंगे ना, तो ऐसे विचारों का जो जिन्होंने संकलन किया होगा, अब वो ध्यान रखिएगा कि हम जिनसे मुलाकात करवाने वाले उनका जो रिश्ता है ना, वो इन्हीं शब्दों से, इन्हीं शब्दों के जाल में वो जाल को बुनते हैं और आप तक ऐसी बातों को पहुंचा देते हैं कि जीवन बदल गया है बहुत सारे लोगों का। सच कह रही हूँ। चलिए स्वागत करेंगे हम, हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र दोगने जी, इनके बारे में बताना चाहेंगे। ये मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, आपको अगर इनसे सवाल करने हो तो आप इनसे सवाल कर सकते हैं। महेंद्र जी लगातार 1 घंटे बने रहेंगे, अमित जी भी हमारे साथ लगातार 1 घंटे बनेंगे। फ़ोन नंबर एक बार फिर से रिकॉल करवाती हूँ, 0755 2660049, 1800233040। ये मैंने आपको टोल फ्री नंबर बता दिया, मैंने आपको फ़ोन नंबर बता दिया। मेरे पास तो ढेर सारे सवाल हैं, मैं तो करने ही वाली हूँ। अगर मेरे सवालों की श्रृंखला में आपको जुड़ना होगा तो फिर आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और बातचीत हमसे कर सकते हैं, मतलब हमारे विशेषज्ञों से सवाल रख सकते हैं। तो प्रवासी पक्षी दिवस पर चर्चा करने के लिए अमित जी जुड़े रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी ट्रैक से हट रही है या कोई सलाह चाहते हैं या करियर में आपको लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है, तो महेंद्र जी है ना हमारे साथ। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। महेंद्र जी, पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ कि क्या वाकई ऐसा लगता है आपको कि हम जो सोचते हैं वही होने लग जाता है? यानी बार बार अगर हम अच्छी अच्छी बातों को बोलेंगे या अच्छी अच्छी बातों को सोचेंगे तो वही होने लग जाएगा, पॉजिटिविटी? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के सभी दर्शक जितने भी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा, सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूँ कि जो हम चीज़ें सोचते हैं, जिसे कहते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, शायद आप इसी की और दर्शाना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। बिल्कुल, प्रकृति जो माँ है वो अपना अलग ही खेल रचती है। आप जिन भी चीज़ों को सोचते हैं वही चीज़ें आपके सामने हमेशा ही लाइफ में आती हैं। देखिए, कई बार इसी को हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से भी जोड़ते हैं और कहते हैं कि भैया यदि आप सकारात्मक सोचोगे तो वही आपके साथ होगा, वही आपके जीवन में होगा, और यदि आप नकारात्मक सोचोगे तो वही आपके जीवन में भी होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि यार मैं कहीं गिर ना जाऊं और आप गिर जाते हैं। Correct. तो ऐसा होता है आपके साथ। क्यों होता है? क्योंकि आपके थॉट जो है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आप अपने आप से करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ही रिफ्लेक्ट करता है। और जब वो रिफ्लेक्ट करता है तो जो आप यहाँ सोच रहे हैं वही आपके यहाँ आता है और आपके जीवन में भी कुछ वैसा ही हो जाता है। तो वाकई में ये बात सही है कि जैसा आप सोचते हैं, जो आपका प्रश्न था कि वैसा होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। अरे वाह, अमित जी क्या कहना चाहेंगे आप? महेंद्र जी की इसी बात को आगे लेके चलूं तो जो नेगेटिव थॉट वाली बात आपने बताई, क्या इसी को हम मर्फीज लॉ बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अलग अलग जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने इन्हीं बातों को अलग अलग तरीकों से कहा है। जैसे हम प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो वहां पर भी सेम चीज होती है कि हम ईश्वर से किसी चीज की विनती कर रहे हैं, कुछ चीज मांगना चाहते हैं कि हमें ईश्वर से ये चाहिए। एक्चुअल में यदि देखा जाए तो वो हम अपने आप से ही प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने आप से ही मांग रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। तो वही सेल्फ रियलाइजेशन कहलाता है, या फिर हम रिपीटेशन मोड में चैंटिंग भी कह सकते हैं। ये चैंट ही है, अपने आप से ही किसी चीज की दरख्वास्त करना या वो चीज मांगना। तो हर एक साइकोलॉजिस्ट, बहुत महान लोग हुए हैं इंडिया में, इतने ज़्यादा मतलब बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं, उन्होंने भी सेम बात कही है। जैसे मर्फी जी की बात कर रहे हैं तो वो फॉरेन के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने भी इसी बात को अलग अलग तरीकों से समझा है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी है, आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। जी जी बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे हैं महेंद्र जी ने जो बातें बताई, वाकई कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, तो सब सकारात्मक होने लग जाएगा। फ़ोन नंबर आपके पास है ही, नोट डाउन है आपके पास फ़ोन नंबर, तो आप हमारे साथ हमारे सवाल रख सकते हैं अपने और हमारे विशेषज्ञों से आप चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ अमित जी जुड़े हैं। अमित जी, कब शुरू किया था आपने ये फाउंडेशन, टिंसा फाउंडेशन, और इसका क्या उद्देश्य है? टिंसा फाउंडेशन हमने 2019 में शुरू किया था और द आइडिया जो हमारा इसके पीछे जो ध्येय था वो ये था कि बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, अलग अलग विधाओं में काम करते हैं। कुछ लोग वुमेन एम्पावरमेंट काम करते हैं, कुछ लोग गरीबी पे काम करते हैं। तो हमारा ध्येय ये था कि हम जो ऑलरेडी पर्यावरण के रिलेटेड काम हो रहा है उसमें हम एक साइंटिफिक बेंट दें, क्योंकि जो काम हो रहे थे उसमें उतना साइंटिफिक जो परसूट होता वो नहीं था। तो हमने सोचा कि इसको एक साइंटिफिक बेंट दें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि
जो अवेयरनेस हम लोगों में फैलाएंगे वो साइंटिफिकली साउंड होगी, उसमें मिसकंसेप्शंस नहीं होंगे, तो लोग गलतियां कम करेंगे। साथ ही साथ जो डेटा या जो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर होगी, वो जो मैनेजमेंट है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हुआ, वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने मैनेजमेंट में यूटिलाइज कर पाएंगे, तो बेहतर मैनेजमेंट हो, प्रबंधन ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। तो ये ध्येय था। अभी हम लोग बहुत सारे वॉक्स लेते हैं, जिसमें ट्री वॉक होता है, या बर्ड वॉचिंग कैंप्स कराते हैं, या स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए 2 या 3 दिन के लिए फॉरेस्ट इमर्जन प्रोग्राम्स होते हैं, वो करवाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम लोग बहुत सारे सिटिजन साइंस इनिशिएटिव्स करते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल सर्वेज हैं, या बर्ड सर्वेज हैं, या बटरफ्लाई सर्वेज है, इंसेक्ट सर्वेज हैं। तो उससे क्या होता है, एक बेसलाइन डेटा जनरेट हो जाता है कम समय में और लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो एक सर्वे हम करते हैं तो 100-50 लोग उसमें आगे सीखते हैं कि इतने प्रकार की हमारे पास तितलियां हैं, इतने प्रकार के हमारे बर्ड्स हैं, तो इससे उनमें जागरूकता और बढ़ती है। अच्छा अमित जी, प्रवासी पक्षी दिवस हम मना रहे हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है और आज, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मतलब जितनी मेरी जानकारी कहती है, आप दुरुस्त कीजिएगा उसको, कि अप्रैल में उनका मतलब जाने का समय हो जाता है और सर्दियों में वो आते हैं, ऐसा कुछ है। ग्रीष्म ऋतु शायद उनके लिए ठीक नहीं होती। हाँ, देखिए समझते हैं हम, जो प्रवास है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। प्रवास बेसिकली मूवमेंट है बर्ड्स का सीजनल, और ये ऑफन हम लोग अक्सर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो जो नदर्न ग्लोब है हमारा, जो ऊपर के ठंडे देश हैं, जब सर्दियां आती हैं तो वो प्रदेश और ठंडे हो जाते हैं, तो जो उनके वहाँ पे वाटर बॉडीज होती हैं या जंगल है वो पूरा जम जाता है। हाँ। तो उनके रहने के लिए वो जगह सूटेबल नहीं होती, तो वो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ, साउथ की तरफ माइग्रेट करना शुरू करते हैं। और हाँ। जहाँ पे पानी या खाना मिलता है उन इलाकों में आके, जैसे कि भारत हमारा देश है, तो यहाँ पे बहुत सारे तालाब नदियाँ हैं, तो उन तालाबों नदियों को ऑक्यूपाई करते हैं, वहाँ पे वो फीड करते हैं। हाँ। और जब तक सर्दियाँ रहेंगी वहाँ पे, हाँ। उस तरीके की, तब तक ये यहाँ पे रहेंगे, फीड करेंगे। उसके बाद जब इनको वापस जाना होता है तो बेसिकली जो डे साइकिल होता है, डे लेंथ, हाँ। उससे परसीव कर पाते हैं कि अब हमारा जाने का टाइम आ गया है। हाँ। जब डे लेंथ कम हो जाती है तो हम समझ जाते हैं कि सर्दियाँ हैं, जब डे लेंथ बढ़ती है तो हम समझ जाते हैं कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं। हाँ। तो उनसे उनका जो दिमाग है वो ट्रिगर करता है, पीनियल ग्लैंड जो होती है हमारी, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उनके अंदर भी होती है, तो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अब जो है हमारा जाने का समय हो गया है। तो जाने से पहले वो एक फिनोमेना होता है हाइपरफेजिया, जिसके अंदर वो बहुत सारा खाना खाते हैं और फैट इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जाने के लिए उनको फ्यूल चाहिए। हाँ। तो उतनी दूर ट्रैवल करने के लिए वो कहाँ से इतनी एनर्जी लेंगे? जी, हम जो स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं इतनी खूबसूरत पिक्चर्स, कुछ ऐसे पक्षियों के नाम बताएंगे जो हमारे देश में मेहमान बनकर आते हैं? ये जो सामने क्रेन्स हैं, ये डेमोजिल क्रेन्स हैं। हाँ। और ये मंगोलिया साइड से आती हैं, और बहुत फेमस इस पे डॉक्यूमेंट्री भी है कि जो राजस्थान में एक गाँव है कीचन, हाँ। वहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इनके लिए एक पूरा एरिया तैयार किया और वहाँ पे अनाज डालते हैं। हाँ। तो हजारों लाखों की संख्या में हर साल ये पक्षी उस पर्टिकुलर विलेज, उस पर्टिकुलर ग्राउंड में आते हैं, और ये साउथ तक, गुजरात तक हमारे को हर साल देखने को मिलता है, हजारों की संख्या में। बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। अब इससे ना मेरा एक सवाल बन रहा महेंद्र जी आपके लिए, इतनी सुंदर सी पिक्चर्स देख रहे थे तो समझ में आया कि जिसने ये फोटोग्राफ ली होंगी वो कितना पैशनेट होगा, कितने सब्र की ज़रूरत होती है। बर्ड जो फोटोग्राफी होती है उसमें जितना मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए उस परफेक्शन वाले क्लिक के लिए। महेंद्र जी, तो धैर्य वाकई जीवन में होना चाहिए, तभी मुझे ऐसा लगता है आप मंजिल तक पहुँच पाते हो। बिल्कुल, धैर्य तो सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी है एक्चुअल में। किसी भी इंसान को अपने जीवन में कुछ भी करना है तो शुरुआत करना चाहिए धैर्य से। लेकिन आप इंसान को देखेंगे, उसकी बनावट को देखेंगे, उसके बिहेवियर को देखेंगे तो जानेंगे कि 100 लोगों में से 1 या 2 ही लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कला डेवलप होती है, और मैं इसे एक स्किल के रूप में भी देखता हूं। ये मानसिक प्रक्रिया तो है ही, लेकिन इसे डेवलप करने के लिए आपको स्किलफुल भी होना पड़ेगा। जैसे आपने कई सारे जानवरों को देखा होगा जिसे ट्रेनर ट्रेन करते हैं, हाँ। तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, उनको धैर्य रखवाते हैं, तब तक खाना नहीं देते हैं जब तक कि वो उनके द्वारा बताई गई एक्टिविटी को नहीं कर देते हैं। हाँ। इंसान को भी अपने आप को धैर्यवान बनाने के लिए कई बार मेहनत करनी पड़ती है, कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब जैसे योग में ही देख लीजिए, जब मैं 1 महीने के लिए ऋषिकेश में था, वहां पर योग सीख रहा था, तो हमें योग के दौरान आसनों में एक ही आसन को, जो कि हमको बहुत आसान लगते थे कि अरे यार ये तो इतना सा आसान आसन है, इसे तो कोई भी कर सकता है, हाँ। लेकिन जब उसी आसन को हमें बहुत देर तक होल्ड करना होता था, तब पता लगता था कि धैर्य की असली परीक्षा क्या है, या धैर्य असल में क्या है। अब एक्चुअल में धैर्य रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, जो भी काम हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उस तक पहुंचने से पहले का जो समय है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमने जस्ट, मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं, हाँ। कि एक बंदर है, उसको पता है
एक आम की गुठली मिल गई है, उसे पता है कि इस गुठली को मैं यदि जमीन में गाड़ूंगा तो इससे पेड़ आएगा, आम के फल आएंगे, मैं वो आम खा सकता हूं। अब उसे ये पता है कि इससे ये हो सकता है। उसने क्या किया, वो गुठली ली, एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर वो गुठली गाड़ दी। अब वो ऊपर जाकर पेड़ पर जाकर बैठ गया और ताकने लगा कि अब इससे पेड़ निकलेगा और मैं आम खाऊंगा, पेड़ निकलेगा और मैं आम खाऊंगा। हुआ क्या, 15 मिनट उसने वेट किया, कोई पेड़ नहीं निकला। उसने कहा अरे यार कुछ तो गड़बड़ है। उसने वो गड्ढा खोद लिया। अब इसके बाद क्या किया, उसने गुठली को देखा, गड्ढे को देखा, गुठली को देखा, गड्ढे को देखा। उसने कहा यार हो सकता है ये गड्ढा ही बेकार है। उसने क्या किया, फिर से थोड़ी दूर गया, एक और गड्ढा खोदा, उसमें फिर से वही वाली गुठली दबा दी। अब की बार पूरे आधे घंटे इंतजार किया, लेकिन आधे घंटे के बाद भी कोई पेड़ नहीं आया, कोई आम नहीं आया। वो फिर से गया, उसने गुठली को देखा, गड्ढे को देखा, उसने कहा गुठली बेकार है, उसने गुठली को फेंक दिया। हाँ। इस उदाहरण से मैं ये समझाना चाहता हूं कि यदि हमारे दादाजी, नाना जी या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इसी बंदर की सोच के होते, उनके पास पेशेंस नहीं होता, सब्र नहीं होता, तो सोच कर देखिए कि क्या आज जो हम इतने मीठे मीठे फल खा रहे हैं क्या वो खा पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब्र का ही खेल है जो कि एक इंसान को एक्चुअल में इंसान बनाता है। तभी तो ये कहावत निकली होगी ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अमित जी, जैसे कि हमारे देश में बाहर के मेहमान आते हैं, है ना, तो ऐसे ही होता होगा कि हमारे भी भारत देश से कुछ पक्षी जाते होंगे दूसरे देश में भ्रमण करने के लिए, क्या ऐसा है? कुछ पक्षी करते हैं, और जैसे कि हमारा जो बेसिकली देश है, फ्लाईवेज होते हैं बेसिकली। तो ग्लोबली 8 से 9 फ्लाईवेज हैं, 8 मेजर है, एक माइनर है। तो इन फ्लाईवेज के थ्रू ही बेसिकली हमने रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जो बर्ड्स हैं किन रूट्स को पकड़ के अलग अलग जगहों को पहुंचते हैं, उनको हम फ्लाईवेज बोलते हैं। तो इंडिया जो है वो इंडिया के आसपास, इंडिया के पास से 2 फ्लाईवेज गुजरते हैं, एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है और एक ईस्ट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे है। हाँ। तो जब हम बीच में हैं तो ऑब्वियसली जो चिड़िया ऊपर से मान लीजिए मंगोलिया से आ रही है, हमारे को क्रॉस करके वो फर्दर जब अपने रूट पे आगे जाएगी तो हमारे यहाँ से होके जाएगी। करेक्ट। हाँ। ठीक है। तो सिमिलरली से एग्जांपल है हमारा अमूर फाल्कन का, हाँ। जो कि ब्रीड करते बहुत फेमस एग्जांपल रहा था, जिसको बेसिकली यहाँ पे नागालैंड में बहुत लोग उसको हंट करते थे, किल करते थे। तो वो बेसिकली नागालैंड चाइना से, सदर्न चाइना से नागालैंड आता था, नागालैंड से फिर वो पूरा सेंट्रल जो अपना कॉन्टिनेंट है, सेंट्रल इंडिया है, वो क्रॉस करके वो अफ्रीका जाता था। अच्छा। लेकिन जब बीच में जो किलिंग करने शुरू करे लोगों ने, पोचिंग करने या उसको हंट करना शुरू कर देने की वजह से उसकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया। हाँ। फिर जो बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं और जो कम्युनिटी के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, हाँ। उन सब ने मिलकर उस कम्युनिटी को समझाया कि इसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। तो अब जो है उस पर काफ़ी रोक लग गई है और उसकी पॉपुलेशन दोबारा से बाउंस बैक कर गई है, और अच्छी संख्या में हर साल अब वहाँ पे फेस्टिवल मनने लग गए हैं, अमूर फाल्कन फेस्टिवल। बिल्कुल। आप नुकसान की बात कर रहे थे, वन विभाग की क्या तैयारी रहती होगी इन मेहमानों के संरक्षण के लिए? बेसिकली जो अधिकतर हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो उनकी डिपेंडेंसी वाटर बॉडीज पे होती है। हाँ। तो जो हमारे पास इस शहर में बहुत सारे तालाब हैं, तो बेसिकली तालाब जो है उनका आवास है, तो वो 2 तरीके से ख़राब हो सकती हैं। एक तो पोल्यूशन हो उसके अंदर, या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत हो। जैसे कि भोपाल में मछलियाँ काफ़ी पकड़ी जाती हैं, तो कई बार केस होते हैं कि जाल में चिड़िया फंस जाए, हाँ। बतख कोई फंस जाए या कोई तो उस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, और कुछ जगहों पे क्या कहते हैं उनके वेलकम करने के लिए कुछ बर्ड्स को बीच में माउंट चाहिए होते हैं, आइलैंड्स। हाँ। बहुत गहरा पानी भी नहीं चाहिए होता है। तो वो डिपार्टमेंट ने बड़े तालाब में 2 साल पहले, 3 साल पहले वहाँ पे उन्हें बहुत सारे माउंट्स भी बनाए कि इस पे जो प्रवासी पक्षी हैं उनको बैठने के लिए, क्योंकि दिन भर पानी में नहीं रहते, थोड़ा आराम भी करते हैं, तो रूस्टिंग के लिए वो जगह क्रिएट की गई थी। बाकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे कैंप्स कराते हैं, स्कूली बच्चों को हम लोग घुमाते हैं बड़े तालाब पे डिपार्टमेंट के साथ मिलके। डिपार्टमेंट का बहुत सुंदर एक प्रोग्राम है अनुभूति का, हाँ। वो हर साल होता है, पूरे स्टेट में होता है, मध्य प्रदेश में। तो उसमें हम बच्चों को जागरूक करते हैं कि हाँ ये पक्षी बाहर से आए हैं, किस तरह का उनका व्यवहार है, क्या खान पान है। तो उस तरह से एक अवेयरनेस कैंपेन भी रन होता है। जी जी, वाह क्या बात है। ऐसा लगता है सुनती चली जाऊं, जैसे हमारे दर्शक सुनते चले जा रहे हैं। भूल गए हैं कि लाइव प्रोग्राम है, फ़ोन नंबर फिर से नोट करवाती हूँ, फ़ोन कीजिए अगर कोई सवाल बन रहा है। केवल सुनना काफ़ी नहीं है, बोलना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक सवाल बन रहा है महेंद्र जी के लिए कि सवाल करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन उसका जवाब लेने से पहले मैं एक बार फिर से फ़ोन नंबर बताना चाहूँगी, 0755 266 0049, या फिर निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं 1800 233 0040। महेंद्र जी, जिन्हें सवाल करना नहीं आता उनको क्या ज़िंदगी में कभी जवाब नहीं मिलते? जवाब तो देते हैं, लेकिन ये प्रकृति माँ फिर खुद ही अपने आप से जवाब देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर एक इंसान को, जैसे आपने कहा, कि प्रश्न पूछना ही चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में लक्ष्य तय करने से पहले देखिए आजकल
युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत यही है हाँ। कि वो अपने जीवन में करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें, लेकिन वो कहाँ की शुरुआत जो है वो भी होगी क्या से। इस कि बार भाई- आप रिक्वेस्ट कर दीजिए ना दर्शकों को कि जो आपके साथ डिस्प्ले में नंबर चल रहे हैं वो आपसे सवाल कर सकते हैं, जल्दी से थोड़ा मुझे different कॉल हो जाएगा। लगाइए, हमें कॉल लगाइए, दूरदर्शन पे कॉल लगाइए और आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं जी। मुझसे। तो मैं जवाब दे रहा था कि जो क्या शब्द है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा शब्द है, क्योंकि इसका जवाब पाते पाते ही हर व्यक्ति की जीवन निकल जाता है। सही। जैसे सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ों में हम परेशान हो जाते थे। धीरे धीरे लगता था कि यार मेरी शॉर्पनर खो गई है या पेंसिल खो गई है, उस समय वो बड़ी समस्या लगती थी, या 1 या 2 रुपए खो जाते थे तो हमें लगता था अरे बाप रे, इससे बड़ी समस्या तो कुछ है नहीं जीवन में। जैसे जैसे बड़े हुए धीरे धीरे हमने उन्हीं बातों के बारे में सोचना शुरू किया, तब पता चला अरे वो तो कुछ नहीं था, मेन समस्या तो अब आना शुरू हुई है। और जैसे ही वो पल जाता है उसके बाद क्या होता है, विवाह होता है और उसके बाद सबको दादी नानी याद आ जाती है कि भैया वो कुछ नहीं था, अब जो असल जीवन है वो तो अब शुरू हुआ है। तो एक्चुअल में ये जो क्या है, ये एक्चुअल में नेवर फाइंडिंग क्वेश्चन है कि इसका जवाब आप वैसे तो कभी नहीं पा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में यदि आपको किसी जर्नी की शुरुआत करना है, किसी यात्रा की शुरुआत करना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप से क्या, क्यों और कैसे, मेरे ये 3 प्रश्न हमेशा रहते हैं कि आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आप ये पूछ लीजिए, क्यों करना है इसका पर्पस पता लगा लीजिए, और आप उसे करेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल महेंद्र जी, जैसे आपने 3 क्वेश्चन बताए ना, ऐसे ही पत्रकारिता में भी सवाल मतलब हम लोगों को रटाए जाते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे। अच्छा। अगर आपको इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आपकी खबर कंप्लीट होती है। ये मैं अपने पत्रकारिता के अनुभव से आपको बता रही क्या हूँ। बात। तो लेकिन महेंद्र जी ने जो 3 सवाल किए, आप बाकी के सवाल भले ही ना रटें, ये 3 पॉइंट आप रट लीजिए। अगर ये, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे थे जब छोटे थे, ये बोलने की बजाय कि अब जैसी जिंदगी को जी रहे हैं वो बेहतर है और आने वाला समय बेहतरीन होगा। अमित जी, प्रवासी पक्षियों पर अगर हम बात करना चाहें आपसे या पूछना चाहें कि बहुत सारे पक्षी जो लंबे समय से हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके हमारे भारत में आते हैं, क्या ऐसा हुआ है कि अब उनमें से कुछ उनके आने का मतलब क्रम जो है वो रुक गया है कुछ ऐसी प्रजाति? जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन कुछ प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे जिनका हमारे यहाँ प्रवास बंद हो गया है। जैसे कि साइबेरियन क्रेन है, हाँ जो पहले भरतपुर में काफ़ी आया करती थी और बहुत सुंदर पक्षी होता है। हाँ सारस जो हमारा उसका ही परिवार का है, लेकिन अब उसकी संख्या भारत में नहीं देखने को मिलता है। वाइट स्टॉक है ऐसे ही एक पक्षी, वो भी एकदम सफ़ेद रंग का बर्ड होता है और सेंट्रल एशिया से मूव करता था। अब क्योंकि हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उतना कंटामिनेट हो गए हैं, या फिर जो रास्ते में जो उनको रुकावटें पड़ती हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते, तो वो बंद हो गया है। इसी प्रकार से एक बस्टर्ड है, मैक्वींस बस्टर्ड जिसको बोलते हैं, सोन चिरैया का ही एक उसी फैमिली का एक छोटा बर्ड होता है, जो कि सर्दियों में पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ मूव करता है, थार में और कच्छ की तरफ। अब पाकिस्तान वगैरह में शिकार ज़्यादा होता है तो वो हमारे ऑब्वियसली उसे परव्यू से बाहर है, तो धीरे धीरे हर साल दर साल उनकी संख्या कम होती जा रही है। ठीक है। तो ऐसे काफ़ी पक्षी हैं जो कि जिस पे काम भी किया जा रहा है, लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है उन इलाकों में। ये जो पंछी हैं, ये जो पक्षी हैं इतने खूबसूरत से, कितने सारे गाने बने। इमेजिन करके देखिए, अगर ये नहीं रहे तो जिंदगी रुक सी नहीं चली जाएगी। ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, बहुत सारे गाने हैं ऐसे। महेंद्र जी, महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल रखती, चूँकि अब छेड़ ही दी है बात मैंने चिड़िया की जी। बच्चियों के मामले में ना बहुत ज़्यादा होता है संकोच शब्द आना परिवार के अंदर, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो पितृ सत्तात्मक सोच से गुजरने वाला परिवार होता है, खासतौर से महिला सदस्य, उनके लिए क्या कुछ सुझाव है आपके लिए? आपके पास ऐसे कॉल आते होंगे या मेल आते होंगे आपके पास, महिलाओं के, बच्चियों के? बहुत सारे मेल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, और बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली ये क्वेश्चन पूछते हैं। अक्सर फीमेल्स के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अपनी लाइफ में उन्हें करना बहुत कुछ होता है, ड्रीम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी कि 12th तक या ग्रेजुएशन तक की जो उनकी पढ़ाई होती है, उसमें मेनली जब भी हम रिजल्ट भी देखते हैं, जैसे कल या परसों ही 12th का रिजल्ट आया है, उसमें भी हमने देखा है कि हमेशा फीमेल का जो नंबर रहता है परसेंट लाने में, पढ़ाई में, वो हमेशा से ज़्यादा रहता है। लेकिन जब लाइफ में सफलता असफलता की जब बात हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मेल का परसेंट वहाँ पर बढ़ जाता है। इधर हम कई बार ऐसे
अपशब्दों का भी यूज करते हैं मेल के लिए कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तो गधे हो, ये देखो महिलाएं या लड़कियां कितनी अच्छी पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कितने अच्छे परसेंट बनाए हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली उसे देखते हैं जीवन में तो फिर क्या होता है कि महिलाओं को लगा दिया जाता है खाना बनाने में या घर के काम संभालने में, और पुरुषों को लगा दिया जाता है काम में। एक तरीके से वैसे वो भी ठीक है कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन जिस महिला के अंदर वो पोटेंशियल है, वो ताकत है कर दिखाने का, उसे जरूर मौका मिलना चाहिए। और उसको मौका तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसको मौका कौन देगा? उसके माता पिता से ही, मतलब घर से ही शुरुआत होगी उसको मौका देने की, तो वो मौका जरूर मिलना चाहिए। मतलब एक पिक्चर जहन में आ गया आपके साथ का और संदीप महेश्वरी जी के साथ का। कैसा लगा आपको जब दो मोटिवेशनल स्पीकर एक साथ एक स्क्रीन को शेयर कर रहे थे? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं भोपाल से, प्रदीप साहू। स्वागत करते हैं प्रदीप जी, और बताइएगा किससे सवाल करेंगे? प्रिया मैडम एंड एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। नाइन जी से भी प्रश्न पूछूंगा, शायद जहाँ तक जस्ट मैंने अभी टीवी खोला है। हाँ। आप शायद यू आर ए मोटिवेशनल स्पीकर है। यस। जहाँ तक मुझे अपना कुछ यूट्यूब वगैरह पे कभी कुछ मेरी मेमोरी में रिकॉल कर रहा हूँ, जी जी। तो मैं आपको पूछता हूँ, दोस्त पहले आप ये बताओ, आप मोटिवेशनल स्पीकर बने, इस बात के लिए मोटिवेशन आपको किससे मिला? क्या बात है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ प्रिया मैडम, अधूरे प्रश्न क्या है उनके उत्तर भटकते रहते, इसलिए दूसरा प्रश्न भी पूरा होने चाहिए। जी जी। संक्षिप्त दूसरा में। प्रश्न मैं पक्षियों पर है मेरा, अच्छा। कि भारत में से कौन कौन से पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और उसका आपके कारण लिए। क्या है? जी, कोई बहुत भी बहुत शुक्रिया। पक्षी जो है किसी भी कंट्री में या किसी आवास में पूरी तरह से settle बिल्कुल हो, प्रदीप जी। उसके लिए वो कौन कौन सा फैक्टर्स बिल्कुल। अनुकूल होने चाहिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। सबसे पहले महेंद्र जी आपसे इसका धन्यवाद जवाब प्रदीप देंगे। जी, जो आपने सबसे पहले इतना खूबसूरत प्रश्न पूछा, क्योंकि ये प्रश्न रिलेटेड है कि मुझे अपने जीवन में एम कैसे मिला या मैं कैसे मोटिवेशनल स्पीकर बना। और ये आंसर जो है हर उस इंसान के लिए हो सकता है जो कि अपने जीवन में किसी लक्ष्य को खोजना चाहता है और इनिशियल स्टेज पे है, खासकर बच्चे जिन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्हें अपने जीवन में एक्चुअल में करना क्या है। देखिए, शुरुआत होती है बहुत सारे कामों को लेकर। एक्चुअल में क्या होता है ना, हमारे समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि एक व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, और यदि एक काम को छोड़कर दूसरा काम करता है ना, तो वो व्यक्ति ठीक नहीं है, जबकि ये एक्चुअल में गलत है। आपकी शुरुआत होती है किसी काम को करने से। आपको वो काम पसंद आता है, नहीं आता है, आप कुछ समय करके देखते हैं। उसके बाद होता यह है कि मान लीजिए आपको काम पसंद नहीं आता है, आप दूसरे काम को ट्राई करते हैं, वो भी पसंद नहीं आता है, तीसरे काम को ट्राई करते हैं, वो भी पसंद नहीं आता है। अब अल्टीमेटली होता क्या है, जब आप बार बार किसी काम को कंसिस्टेंटली करते हैं, जब आपको समझ में आता है कि यार ये वाली चीज मुझे पसंद नहीं आ रही है, आप उसे छोड़कर दूसरी काम को करने के लिए लग जाते हैं, तीसरे काम को करने के लिए लग जाते हैं। सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं छोटा था तो मुझे सिंगर बनना था, मुझे गाना का बड़ा शौक था, मैं गिटार भी प्ले करता था, मुझे कभी कभी पायलट भी बनना होता था, या मुझे कभी कभी आर्मी में भी जाना होता था। तो मैंने एनसीसी भी किया है, मैं जब स्कूल में हुआ करता था तो मैं गाने भी गाया करता था, मैंने बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है वो आया जब मैं 9th क्लास फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे 9th क्लास फिर से पढ़ना पड़ा, और मैं एनसीसी में CSM था, यदि आपको पता हो एनसीसी के बारे में, तो हाँ। जो एक अच्छी रैंक होती है, सबसे बड़ी रैंक होती है उस ग्रुप में, मैं वो था। अब 3 स्कूल के जो एनसीसी वाले लोग होते थे, सारे बच्चे होते थे, उसमें मैं सबसे सुपर सीनियर था, और मैं ही 9th क्लास फेल हो गया। तो अब सोचिए कि जो फेल हो गया है और जिसे सब सीनियर मान रहे हैं, उस पर क्या बीती होगी। तो मैं बड़ा रोया, बड़ा पछताया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ मेरी लाइफ में। उसके बाद मैंने सब कुछ काम छोड़ दिया और पूरा फोकस जो है वो लगा दिया पढ़ाई करने में। और वहीं से कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट था कि धीरे धीरे करके मैंने इंग्लिश स्पोकन, क्योंकि मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूं, तो मुझे इंग्लिश बोलने का सीखने का बड़ा शौक था, क्योंकि हमारे स्कूलों में इतना अच्छा अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी की अच्छी पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश स्पोकन क्लासेस जो होती है वो ज्वाइन की, और 3 ही महीने में मैंने अच्छी इंग्लिश पर कमांड कर ली, मतलब मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया। और वहीं से कहीं ना कहीं मेरे अंदर बोलने का जो गुण है, क्योंकि वहां पर हम स्पीच दिया करते थे, जीडी किया करते थे, डिबेट किया करते थे, और अलग अलग मुद्दों पर, टॉपिक्स पर बोला करते थे, तो कहीं ना कहीं वहीं से मुझे पता चल गया कि भैया अभी शायद मुझे अपनी लाइफ का जो अल्टीमेट एम है, गोल है, वो मिल चुका है। तो इस प्रकार से अलग अलग काम करने होंगे। कभी भी ये मत सोचना, और स्पेशल रिक्वेस्ट है माता पिता से भी, यदि आपके बच्चे अलग अलग काम कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि अरे तुम ये भी कर लोगे क्या, वो भी कर लोगे क्या। ऐसा उन्हें मत टोकिए, उन्हें परेशान मत कीजिए, उन्हें करने दीजिए। अल्टीमेटली
उन्हें वो चीज़ मिल जाएगी जो एक्चुअल में उन्हें पसंद है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ ये बोलना सीखना है पेरेंट्स को कि जी ले अपनी जिंदगी। यस, बिल्कुल सही। अब चाहे सिमरन हो या फिर समीर। अब आपको बताना चाहेंगे दोनों महत्वपूर्ण विषय हैं और दोनों महत्वपूर्ण विषय से हमारे खास दोनों अतिथि जुड़े हुए हैं। अमित जी, अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इकोलॉजिस्ट है, जाने माने प्रदेश का जाना माना नाम अमित जी। तो वहीं अगर मैं देश के जाने माने नाम की बात करूं, महेंद्र दोगने जी, जो कि अब उनके वीडियोस तक है देश के बाहर, मतलब ये सीमा को भी पार कर गए हैं। तो महेंद्र दोगने जी मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हमारे से लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे सवाल रखना चाहूँगी। मुझे वो पिक्चर याद आ रही है, बहुत खूबसूरत सा उसका विवरण किया गया था, चित्रण किया गया था, बहुत खूबसूरत स्क्रीन प्ले था, सिनेमेटोग्राफी एंड ऑल दैट, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत खास थी कि अतिथि तुम कब जाओगे। अब मेरा सवाल एक्चुअली इन्हीं अतिथियों से जुड़ा हुआ है जो प्रवासी पक्षी होते हैं। जब वो आते हैं, ऐसा होता है ना कि कुछ दिन रहते हैं तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब लंबे समय तक रहना होता है तो जो हमारे भारत के रहने वाले पक्षी हैं उनके साथ का एडजस्टमेंट जो होता है, ये दोनों में तालमेल बैठ पाता है क्या सर? जी बिल्कुल। तालमेल की जब बात करते हैं तो सबसे मुश्किल जो तालमेल बिठाना वो इंसानों के बीच में ही है। प्रकृति में तालमेल बैठ जाता है। तो पक्षियों में भी क्या बात है। जो अपने रेजिडेंट बर्ड्स हैं जो कि साल भर यहाँ रहते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे प्रवासी पक्षी हैं, तो हमारे पास लकीली जो हमारा जो देश है यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास तालाब है, नदी है, जंगल है। तो ऐसी दिक्कत नहीं आती कि एक प्रजाति अगर यहाँ पे रह रही है तो दूसरी बाहर की प्रजाति आके नहीं रह सकती। तो ऐसा उसमें कोई इशू नहीं होता। जो सवाल कॉलर ने पूछा था कि कुछ पक्षी जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, उनके मुख्य कारण क्या है, तो उसका मैं जवाब देना चाहूँगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो उन्होंने पूछा। तो सबसे जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है हमारा डेवलपमेंट जो हो रहा है वो अंधाधुंध हो रहा है। तो बेसिकली उनका जो हैबिटेट है, उनका रहवास, जहाँ वो रहते हैं, वो खत्म हो रहा है। तो जब रहवास ही नहीं होगा तो पक्षी जाएगा कहाँ? तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की है, चाहे वो तालाबों का कम होना हुआ या फिर तालाबों को भर के उस पर कॉलोनीज बना दी जाती हैं, या फिर जंगल कटते जा रहे हैं दिन पर दिन, या ग्रासलैंड्स जिनको हम प्रोडक्टिव इकोसिस्टम मानते ही नहीं है। ग्रासलैंड जहाँ देखा हम बोलते हैं कि ये तो बंजर ज़मीन है, नहीं। ग्रासलैंड वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स में से एक है जिसको हम लोग मानते ही नहीं है कि ग्रासलैंड को जंगल हो सकता है। तो एक सबसे मुख्य जो कारण है वो ये है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं खेती में या हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, वो बह के पानी में जाता है, तालाबों में जाता है, पौधों में जाता है, उस पर जो या जानवरों के अंदर जाता है, उस पर जो फीड करने वाले बर्ड्स होते हैं वो उनके फिर शरीर में जाता है, बायोमैग्नीफाई होता है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे किडनी फेलियर हो गया या एक्सेल थिनिंग हो जाती है, तो अंडा पहले ही फूट जाता है मैच्योरिटी से पहले। उसी प्रकार इसमें जो तीसरा मेजर इशू आता है वो हंटिंग पोचिंग का है, कि लोग शिकार करते हैं, जैसे कि तीतर, बटेर, कबूतर या फिर कुछ जगहों पे तो बड़े पक्षियों का भी शिकार होता है। तो वो एक अगेन इंसान अपने खाने की लालच में जो बर्ड्स का शिकार करता है, वो एक तीसरा दुख की बात है ये कि बहुत तकलीफ की बात है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के, लेकिन इसका कारण भी हम ही लोग हैं। समझना होगा, समझिए अमित जी की इस बात को गहराई से, सुनिए उनकी बात को अंदर तक। जी अमित जी कंटिन्यू प्लीज। तो जैसे कि हमारा भोपाल है, भोपाल के हमारे पास लकीली हमारे इतने सारे तालाब हैं, बगल में ही जंगल है। ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे मुझे लगता नहीं कि इंडिया में और बाहर भी, इंडिया में तो कम से कम है कि विद इन सिटी हमारे पास जंगल है, उसमें हमारे पास बाघ है, तेंदुआ है, भालू है, दुनिया भर के पक्षी हैं जो विदेशों से भी आते हैं, लोकल भी बर्ड्स हैं। तो हमारे तालाब जो हैं विंटर्स में भर जाते हैं बर्ड से। अगर बड़े तालाब पे जाएं तो वो जो आपको दृश्य मिलेगा, मतलब हजारों की संख्या में आपको बतखें दिखेंगी जो बाहर से आई हुई हैं, रंग बिरंगे कलर की। मैं बल्कि आपसे सवाल भी करने वाली थी, कितनी संख्या होगी टेंटेटिव अगर मैं इस संख्या की बात करूं? इंडिया में 350 से 400 के आसपास प्रवासी पक्षी आते हैं। कुल जो पक्षियों की संख्या है भारत में वो 1500 के आसपास है, 1400-1500 के बीच में है। और भोपाल में जो मध्य प्रदेश में जो पक्षियों की संख्या है वो करीब 550 के आसपास है। क्या बात है। और भोपाल में हमारे को 300 से 350 के बीच में बर्ड्स अभी तक हमारे पास रिकॉर्डेड है। मतलब एक बड़ी संख्या बहुत है बड़ी हमारे संख्या मध्य है प्रदेश के हमारे पास। भोपाल में, और इसमें एक बड़ी संख्या प्रवासी पक्षियों की भी है। जी 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 बिल्कुल, क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है, एक सवाल रखने से पहले महेंद्र जी वो कोट याद आ रहा कि अगर बुलंदियों पर हो तो उड़ान पर घमंड मत करो, क्या पता कब नीचे आना पड़ जाए। कैसा होता है कि इतना घमंड आ गया है। अब आजकल की पीढ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल रखूंगी, हमारे युवा वर्ग जो देख रहे होंगे, कि बहुत जल्दी कम समय में पाने की चाह और वहां पहुंचने के बाद नेवर संतुष्ट वाली जो लाइन कही जाती है,
ये सिर्फ युवाओं में नहीं है, ये हर एक वर्ग में उपलब्ध है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि जब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था मेरे पास, मेरे पिताजी एक मैकेनिक हैं और मैं भी उनके साथ गाड़ी सुधारा करता था। लगभग बचपन से ही मैं हमेशा शाम को जाया ही करता था, लेकिन 12 छोड़ने के बाद लगभग 3 साल के लगभग मैंने जो है गैरेज पर काम किया, 2.5 से 3 साल के लगभग। तो तब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने लिए कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा, कोई भी मोबाइल फ़ोन या कुछ भी खरीद सकूं। मैं लोगों को समझाने के लिए कहता हूं कि एक समोसा खाने के भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन जीवन में ईश्वर ने या प्रकृति माँ ने इतनी मुझे कला दी या मैंने इतना पेशेंस रखा, मेहनत की कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। तब मुझे लगता था, मतलब एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि तब मुझे ऐसा लगता था कि यार काश मैं 15-20 हज़ार रुपये कमाने लगूँ महीने के, बड़ा मज़ा आएगा। जब 15, क्योंकि प्रकृति माँ तो मेहरबान है, जो आप उनसे मांगते हैं वो आपको देते हैं। 15-20 हज़ार रुपये आने लगे, तब ऐसा लगा कि यार बस 50 हज़ार आ जाए ना तो जीवन तो कितना अच्छा हो जाएगा। चलो 50 हज़ार रुपये आने लगे, फिर सोचा कि यार 70-80 हज़ार आ जाए तो फिर तो बस अब सेट हो जाएंगे हम। तो प्रकृति माँ मेहरबान हुई, 1 लाख रुपये महीना देने लगी। समझाने का मतलब समझ रहे हैं आप शायद, और ऑडियंस भी समझ रही होगी कि ये जो भूख है ना, ये जो लालच है ना, ये कभी खत्म नहीं होता है। माँ प्रकृति आपको देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमें कुछ मिलता है ना तो किसी का कुछ जाता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो आपकी जैसे एक है ना कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, आप सभी को पता होगा। तो इतना ही मांगिए भगवान से, ईश्वर से, माँ प्रकृति से कि आप भी संतुष्ट रहे, लेकिन आपकी संतुष्टि के चक्कर में किसी और का घर ना छीन जाए, किसी और की भूख ना चली जाए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक्चुअल में जो आपने प्रश्न पूछा है वो ये है कि कैसे हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, हमेशा लाइफ में एक लक्ष्य तो हम बनाते ही हैं, जब भी उसे अचीव करते हैं तो जो हाईली मोटिवेटेड लोग रहते हैं या इंस्पायर रहते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति आगे दौड़ना ही होता है। आज मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन मुझे पर्सनली, लोगों को लगता है कि यार बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरी एक शुरुआत है, अभी मुझे बहुत कुछ आगे के लिए करना है। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा सभी को कहता हूं कि एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि भैया कितना आगे जाना है, क्योंकि कितना आगे जाना है यदि ये आप अपने आप से नहीं पूछेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि आप उसी भूल भुलैया में फंस जाएंगे और आप अपने जीवन को एक्चुअल में जिस पर्पस से हम यहाँ पर आए हैं, इस प्रकृति माँ ने इतनी खूबसूरत जगहें दी हैं घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, या जैसे सर ने बताया कि इतने सुंदर सुंदर पक्षी, इतने प्रकृति माँ ने हमें चीज़ें दी हैं, हम कभी उसको देख ही नहीं पाएंगे, एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो एक लिमिट बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी। बिल्कुल सही। बुलंदियों की उड़ानों पर हो तो फिर सब्र रखो, क्योंकि पंछी ही तो सिखाते हैं कि आसमान में ठिकाना नहीं होता। अमित जी, आपके अनुभव को मैं जानना ज़रूर चाहूँगी। इतने लंबे समय से, कई सालों से आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए या अपने पसंदीदा काम से जुड़े हुए, मुझे ये कहना चाहिए एक्चुअली दरअसल कि क्षेत्र, ये हर काम बिजनेस के तौर पर नहीं किया जाता, हर काम नौकरी के तौर पर नहीं किया जाता, कई बार कुछ काम जिम्मेदारियों के तौर पर भी किए जाते हैं। गाड़ी छोटी होगी, घर छोटा होगा, लेकिन हम संतुष्ट तो रहेंगे। सो बेसिकली बाय एजुकेशन, जब मैं पहली बार, मतलब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली में हमें इतना एक्सपोजर ना इतने जंगल हैं, ना पशु पक्षी हैं, तो सुना ही था कि हाँ इतने तरह के पक्षी होते हैं, ऐसे होते हैं, टीवी में देखा था। फिर जब मैं अपनी मास्टर्स करने के लिए देहरादून गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, तो वो जंगल के अंदर कैंपस है। तो वहाँ पे मैंने मतलब मैं आई लॉस्ट माई सेल्फ कि हाँ ये जगह है रहने लायक, जहाँ पे हमारे पास, हम लोग को पंखा चलाने की गर्मी में ज़रूरत नहीं पड़ती थी उस समय। तो वो सब देख के मुझे लगा यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, तो इसमें ही करियर देखेंगे तो इसमें एक मज़ा भी आएगा और काम भी चलेगा, दोनों ही हो पाएंगे। वहाँ से निकलने के बाद मैंने फिर एक कॉर्पोरेट जॉब ली, 2 साल काम किया दिल्ली मेट्रो के लिए। फिर उसका एक अलग एक्सपीरियंस था, उससे मुझे समझ में आया कि ये क्यों नहीं करना है, उसके लिए ज़रूरी ये समझना है कि ये चीज़ है क्या, चख तो ले। तो वो देखा तो समझ में आया कि नहीं ये नहीं करना है, वो ही ठीक है। फिर उसके बाद मैं PhD करने के लिए IFM आया, तो यहाँ पे मैंने बर्ड्स पे 5 साल काम किया, और जो आपका ये विंध्य प्लेट्यू है, इसी पूरे क्षेत्र में मैंने ग्रामीण इलाकों में, जंगलों में घूम के मेरा पूरा PhD का काम बर्ड्स का ही देखने का था कि कितने प्रकार के पक्षी और कितनी संख्या में कहाँ पे और क्यों है। तो बेसिकली मेरा काम देखना था कि पैटर्न्स और प्रोसेसेस को बेसिकली डिसिफर करना था कि कोई चीज़ कहीं है तो क्यों है और कैसे है। तो पहले कैसे है तो फिर क्यों है, तो ये मेरा काम था। तो बेसिकली बर्ड्स पॉपुलेशन, क्योंकि बर्ड्स को हम ये मान के चलते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है कि अगर एक जगह पे बहुत सारे पक्षी हैं, इसका मतलब कि ये है कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है बहुत स्वस्थ है। अगर पक्षी कम है, पक्षियों की आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे हैं किस जंगल में,
तो जंगल साइलेंट है, मतलब वो जंगल का स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, इट कैन पेरिश एनी डे। मतलब खामोश जंगल अच्छे नहीं होते। खामोश जंगल नहीं होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। महेंद्र जी आप मुस्कुरा रहे थे, अमित जी जब बता रहे थे आप लगातार उनकी बात को सुन रहे थे, कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ याद आ गया हो शायद आपको उनकी बात से? मुझे हमेशा माँ प्रकृति, क्योंकि ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं, होते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने तरफ से अपने अपने हिसाब से ईश्वर को मानता है। मैं जिस रूप को मानता हूँ वो माँ प्रकृति है, और माँ प्रकृति ने हम सभी को एक जैसा ही यहाँ पर भेजा है। किसी को किसी अलग उद्देश्य के लिए भेजा है, किसी को किसी अलग उद्देश्य के लिए भेजा है। भेजा था कि हम सब लोग साथ मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन शायद हम लोगों में होड़ लग गई है अब कि हम ही यहाँ पर रहेंगे और बाकी कोई नहीं रह सकता, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और सालों के बाद फिर कोई भी नहीं रहेगा। बाप रे, कितनी गहरी बात कह दी अमित जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या किया जाना चाहिए? इन प्रवासी पक्षियों का आना अगर रुक गया, अगर ये धीरे धीरे कम होते चले गए और एक बार रुष्ट हो गए और इनका आना अगर हमारे यहाँ रुक गया तो क्या हो सकता है? ये सवाल सबके मन में बन रहा होगा। जो पूरा हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हर जीव का एक इकोसिस्टम के अंदर रोल है, उसकी एक नियति है और उसकी जगह है। अगर वो जगह से वो हटता है तो बेसिकली इसका कास्केडिंग इफेक्ट आएगा, और पूरा का पूरा, जब जैसे कि हम पिरामिड बनाते हैं ताश के पत्तों का, उसमें से एक पत्ता भी खींचा तो पूरा का पूरा गिर जाता है। वही सेम होगा, पूरा इकोसिस्टम फेलियर होगा। तो हमारे पास जैसे कि अभी हमने भोपाल में देखा कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हम देख रहे हैं। बारिश, सडनली बारिश हुई गर्मियों में, फिर एकदम से गर्मी पड़ गई, ओले पड़े, फिर गर्मी पड़ी। तो ये सब केवल ट्रेलर है। अगर हमने समय पे जो अपने पर्यावरण का उसमें पक्षी भी आते हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया और सही कदम नहीं उठाए, तो आगे आने वाला भविष्य जो हमारा बहुत मुश्किल हो पाएगा। क्योंकि कुछ पक्षी जो होते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको केले पसंद हैं, चमगादड़ नहीं होंगे आपको केले नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो उसका पॉलिनेशन होता है वो चमगादड़ ही करता है। अच्छा। तो आप इसी तरीके से अब वो आपने वो लिंक खत्म हो गया वो, तो अब वो आप केले कितने लगा लो, जब तक आप वो परागण नहीं होगा उसका, तब तक आपको खाने को नहीं मिलेगा केला। तो उसका परागण का जो मुख्य जो एक्टर है वो हमारा चमगादड़ है, बैट है, जिससे हम डरते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पक्षी जो हैं वो बहुत सारे पेड़ों के परागण के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना हो तो वो फिर ट्री स्पीशीज खत्म होगी, वो पेड़ खत्म होगा तो फिर उसके बाद उस पर रहने वाले जो चींटियां, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो खत्म होंगे। उस पेड़ की वजह से जो जमीन, कुछ जगहों में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि बरगद का पेड़ है, उसको हम कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं, क्योंकि उसके होने से उसके आसपास का पूरा अपने आप में एक छोटा इकोसिस्टम बन जाता है। वहाँ बहुत तरीके के आपको जानवर दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको पक्षी दिखेंगे, कीड़े मकोड़े दिखेंगे। ठीक है, तो ये लोग भी बैठते हैं क्योंकि छाँव बहुत अच्छी होती है। तो अगर इस तरीके से अगर एक भी पक्षी, या हर साल हम लूज कर रहे हैं ग्लोबली, हम लोग हर साल 1 या 2-4 पक्षी, रेट मुझे एक्जैक्टली याद नहीं नंबर्स, बट वी आर लूजिंग बर्ड्स एवरी ईयर। और नॉट जस्ट बर्ड्स, इंसेक्ट्स हैं या फिर हमारे जो मैमल्स हैं, तो बहुत सारी स्पीशीज हम हर साल लूज कर रहे हैं, जो कि अगर इसी रेट से चलता रहा तो आगे आने वाला भविष्य हमारा थोड़ा सा नहीं, काफी प्रॉब्लम में होगा। बिल्कुल, तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। अभी नहीं जागे तो कब जागोगे? चिड़िया की चहचहाहट कहाँ से लेकर आओगे? महेंद्र जी, कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा करो जो बोलने लायक हो। जी। लोग बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, अभी भी कार्यक्रम को सुन ही रहे होंगे। अमित जी की इतनी गहराई वाली बात, इतनी जागरूकता वाली बातों को सुन रहे होंगे, आप दोनों की बातों को अच्छी तरह सुन रहे होंगे दर्शक, लेकिन वो कितना आत्मसात करते हैं, उसका क्रियान्वयन कितना करते हैं, फिर कार्यान्वयन कितना करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, बिल्कुल उसको बिल्कुल सही जीना भी बात कही पड़ता है। आपने। जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हर व्यक्ति सोच तो लेता है कि बस सोमवार से मैं करना शुरू कर दूंगा, 1 तारीख आ जाए। जनवरी का तो इतना वेट करते हैं ना, मतलब पूरे साल भर कुछ नहीं करेंगे और हर दिन इसी बात का इंतजार करेंगे कि बस 1 जनवरी आ जाए और उसके बाद तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से मैं चेंज कर दूंगा। ऐसी कई जनवरी निकल चुकी है, लेकिन वो व्यक्ति वहीं का वहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो डिसीजन मेकिंग होती है, कि आप डिसाइड करते हैं। तो हर व्यक्ति डिसीजन तो ले लेता है, लेकिन उस पर एक्शन, जो कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं लेता है। तो लाइफ के कुछ फेज होते हैं, कुछ चक्र होते हैं, उसमें एक चक्र ये भी है जो मैं अक्सर अपनी ऑडियंस को सुनाता हूं या अपने भाई बहनों को बताता हूं कि सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि आप किसी भी चीज के ऊपर एक कड़ा डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेने के बिना आप अपनी लाइफ में खुद ही सोच कर देखिए कि किसी भी काम के लिए एक्शन लेने से पहले का जो प्रोसेस होता है वो आप हमेशा डिसीजन के रूप में देखते हैं। जाने अनजाने में आपको नहीं पता होता कि डिसीजन ही है, लेकिन सोच कर देखिए कि सबसे पहले आप डिसीजन ही लेते हैं कि भैया एक बार अब मैंने डिसीजन ले ली है तो मैं फिर अपने
उनकी भी नहीं सुनता, ऐसा कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि डिसीजन से बात शुरू होती है, लेकिन अब 70 से 80% व्यक्ति जो है यहीं खत्म हो जाते हैं कि डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद जो बाकी बचे 20%, लगभग 15-20%, वो इसके बाद खत्म होते हैं। कैसे खत्म होते हैं कि एक्शन तो ले लिया, लेकिन होता क्या है कि भैया वो एक्शन में फेल हो गए हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में फेलियर और सक्सेस तो आती जाती रहेगी, लेकिन आखिरी में जो 1-2% लोग सफल होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि सफलता का परसेंट बहुत कम होता है। डिसीजन के बाद एक्शन ले लिया, लेकिन एक्शन के जो फेलियर है उसके बाद भी उसी राउंड को एक्शन का रिएक्शन जब होता है और एक्शन के फेलियर के बाद जो सफल हो गया, फिर वो तो वापस से उसी रूटीन में चल देगा, उसी चक्र में चल देगा। लेकिन डिसीजन, एक्शन के बाद यदि फेलियर आया तो वापस से नया डिसीजन और वापस से एक्शन, और इसी चक्र को हमको जो है कंटिन्यू रखना होगा। और यही सफलता का मेनली मूल मंत्र भी है। बिल्कुल सही। अमित जी, ऐसा कौन सा एक्शन लेना चाहिए हमको? आपको लगता है कि जागरूकता अभियान में इस क्रिया को, इस एक्शन को शामिल किया जाना ज्यादा जरूरी है ताकि हम प्रवासी पक्षियों को खत्म होने से बचा पाए और उनके जो आने का क्रम रुक गया था उसे फिर से निरंतर कर सकें? मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम सब काम छोड़ के जब भी समय मिलता है जंगल में जाके बस ऑब्जर्व करें चीज़ें, क्योंकि किसी चीज़ को बचाने से पहले आपको उसकी वैल्यू समझनी ज़रूरी है। सही। तो हम लोगों को बोलेंगे पक्षियों को बचाओ, पक्षियों को बचाओ, उनको समझ में नहीं आएगा। पहले उनको जाके पक्षियों को देखने और समझने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति कुछ समय निकाल के अपने आसपास के गार्डन्स हैं, जंगल है, तालाब है, नदी है, वहाँ जाके केवल समय बिताए। हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में, आपने कितने सारे लोगों को ले जाकर इतने खूबसूरत नज़ारे दिखाए, उन पक्षियों को दिखाया है, और कितनी यादें वो कैमरे में कैद कर कर लेकर गए होंगे। जी और एक बार जब प्रकृति का नशा आप पे चढ़ता है ना, तो फिर आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, आदमी अपने आप ही फॉलो करना शुरू करता है। जैसे कि मैं बर्ड वॉचिंग को मेडिटेशन मानता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है कि हम अपनी इंद्रियाँ एक साथ करते हैं। सारी हमारे 5-6 इंद्रियां हैं, 5, तो हम कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन में कि सारी इंद्रियां एक जगह फोकस हो जाएं, राइट? अगर मैं सही कह रहा हूँ, महेंद्र जी बताएंगे। बिल्कुल सही। तो बर्ड वॉचिंग करते वक्त हमारी नजरें जुड़ी होती हैं, हमारे कान होते हैं क्योंकि हमें आवाज सुननी होती है कहाँ से आ रही है। जंगल में सुंदर पिक्चर्स हम देख पा रहे हैं अमित जी। जंगल में हमको उसकी खुशबू होती है, भिन्न भिन्न जो अपने फूल पौधे होते हैं वहाँ पे, तो हमारी 3-4 इंद्रियां, तो फिर हाथ में हमारे बाइनोक तो हाथ स्पर्श, तो हमारी जो 4 इंद्रियां तो वहीं हो गई। बिल्कुल सही तो अपने आप में मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया मेडिटेशन है। तो बच्चों को बाहर जाके ये अभ्यास करना चाहिए, ये ध्यान करना चाहिए। इसमें 2 फायदे, एक तो वो देखने में मजा आता है, सुबह उठेंगे आप, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छे व्यूज मिलेंगे, अच्छे रंग बिरंगे पक्षी, पेड़ पौधे, फूल देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपकी जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है अच्छे विचारों के लिए एकाग्रता का होना बेहद जरूरी है। महेंद्र जी क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एकाग्रता तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यदि आप फोकस ही नहीं करेंगे किसी चीज पर, जैसे अमित जी ने अभी बताया कि जब भी हम प्रकृति माँ के बीच में जाते हैं तो हमें पीस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है जो हम सिटीज में ढूंढते हैं। अभी हम सिटीज में क्या ढूंढते हैं कि भाई दिन भर हो गया, इधर से शोर शराबा, उधर से शोर शराबा, और पूरे समय हम पीस की तलाश में होते हैं कि भैया मिल जाए मिल जाए मिल जाए। लेकिन वही पीस हमें जंगल में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमें जाने की जरूरत पड़ती है। और जैसे अमित जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि हर व्यक्ति का मेडिटेशन का टाइप भी अलग होता है। आप जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे मेडिटेशन को सीखने के लिए, तो कोई व्यक्ति आंख बंद करने के लिए कहेगा, तो कोई नाक खोलने के लिए कहेगा, तो अलग अलग तरीके बताएंगे जो कि उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन जो फॉर्म अमित जी ने बताया वो एक्चुअल में रियलिस्टिक फॉर्म है, या सही फॉर्म भी हम कह सकते हैं, एकदम परफेक्ट और बेस्ट फॉर्म है। और बच्चों को सिखाने के लिए तो सबसे परफेक्ट हो सकता है कि महीने 2 महीने 6 महीने में बच्चों को जरूर जंगल में लेकर जाइए, या ऐसी जगह पर लेकर जाइए जहां पर पक्षी हो, जानवर हो, ताकि उन्हें भी माँ प्रकृति से जुड़ने का और मिलने का मौका मिले। तो एकाग्रता जो है वो वहीं से आ जाएगी, उन्हें पता चलेगा, ऑब्जर्व करेंगे वो चीजों को, और अपने आप धीरे धीरे करके वो फोकस्ड होते जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन विडंबना क्या है पता महेंद्र जी, अमित जी आपसे जवाब लूंगी कि इंसान आज़ादी के लिए लड़ता रहता है, लेकिन चिड़ियों को कैद करने की फितरत रखता है। इस फितरत से बाहर कैसे आएंगे? आप कितने भी जागरूकता अभियान चला ले, जब तक हम खुद अंदर से जागरूक नहीं होंगे या खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे इन चीज़ों के लिए। अमित जी, कोई एक्सपीरियंस ऐसा आपको लगता है कि आपके इस अभियान से या आपके बताए गए शब्दों का असर हुआ और प्रतिक्रिया कुछ और ही थी? तो बेसिकली जब मैं अपना काम कर रहा था फील्ड वर्क, तो उन दिनों मैं गांव में किसी के घर पे रहता था। जैसे एक गांव है तो वहाँ पे वो मेरा बेस हो गया। तो किसी परिवार के साथ ही मैं रहता था। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते थे किस्से। तो एक जगह किसी को भोपाल में, मध्य प्रदेश में बड़ा
क्रेज है कि लोग मिट्ठू रखते हैं, तोता रखते हैं, सबको रंग बिरंगा हरा सा लाल सी चोंच सबको बड़ा पसंद है। शायद ये भी सोचते हैं कि शायद वो आवाज़ निकालेगा भिन्न भिन्न प्रकार की, तो मज़ा आएगा उनको। तो बेसिकली बच्चे की जो आदमी थे वो लकड़ी लेने जंगल गए और उनको एक उसका बच्चा मिला जो कि नेस्ट से शायद गिर गया था। उसकी कोटर होगी, उसमें से बाहर आ गया होगा, तो वो नीचे गिरा पड़ा था, तो उठा के ले आए। फिर वो उसको वहाँ पर फीड करना शुरू किया। मैंने कहाँ से मिला आपको? तो बोले हमको यहाँ से मिला। मैंने चले कोई बात नहीं, आप फीड कीजिए, लेकिन अब यू मेक श्योर वन थिंग कि आप इसको जब ये उड़ने लायक हो जाए आप इसको छोड़ देना। क्या बात, जेल, क्योंकि देखने का मज़ा तब है जब वो हवा में हो, आसमान में आप उसकी उड़ान देख पाएंगे कि पंख दिए हैं तो उसका कुछ काम तो होगा। तो आप उसको काम में लाते हुए देखिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बजाय आप उसको एक छोटे से स्पेस में संकुचित सी जगह में आप उसको ज़बरदस्ती कुछ भी खिला रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो उस तरह का कुछ एक्सपीरियंस जैसे हमारे ओल्ड भोपाल में है या फिर दिल्ली में है, वहाँ पे छोटी चिड़ियों को बेचते हैं। तो जो बाहर के पक्षी हैं उनसे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनको अगर हम खुले में छोड़ेंगे तो दे वोंट सर्वाइव, बिल्कुल से, क्योंकि वो उनका रहवास नहीं है। लेकिन जो यहाँ के लोकल पक्षियों को रंग के छोटी छोटी जो गुरैया वगैरह होती हैं, मुनियाज होती हैं, उनको जो इलीगली या मिट्ठू हो गया इनको बेचते हैं, इस पे कड़े रोक लगाने की ज़रूरत है। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल आ जाता है। कुछ जो इस तरह के एनजीओज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम की तरफ काम करते हैं, उनको ध्यान में लाने की ज़रूरत है कि इस तरह का ट्रेड बंद हो। बिल्कुल सही बात है। मतलब यही कहा जाएगा कि आपको कैद में रहना पसंद होगा क्या? आपको कोई ऐसे बांध कर रख दे, पिंजरे में रख दे, तो जो व्यवहार अपने लिए पसंद ना हो ना, वो दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये एक कोट था, कहीं पढ़ा था मैंने बहुत दिनों पहले। अमित जी, मैं एक ना सवाल व्यक्तिगत तौर पर आपसे करना चाहूँगी। एक छोटा सा घोंसला बनाया मेरे घर में एक खूबसूरत सी चिड़िया ने, उसने उसमें अंडे भी दिए, लेकिन जब आंधी तूफान, अभी बीच में बारिश जो हुई थी, उस दौरान वो घोंसला हिल गया, उसके अंडे गिर गए, उसका विश्वास टूट गया अमित जी। लेकिन मैंने उस घोंसले को डिस्टर्ब नहीं किया है। क्या वो चिड़िया दोबारा आएगी? क्या मुझे उस घोंसले को रखना चाहिए इस उम्मीद के साथ कि वो एक बार फिर मेरे घर पर लौट कर आए? देखिए, नेचर में किसका क्या स्वभाव है प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि अगर हम उसमें लीस्ट डिस्टर्बेंस दें, ह्यूमन टच कम से कम हो, तो हम आशा कर सकते हैं कि शायद दोबारा आए। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो नेस्ट है, नेस्ट बॉक्सेस आ रहे हैं आजकल गौरैया के लिए, तो मजबूत होते हैं, वो गिरेंगे नहीं। अच्छा, वुडन भी आते हैं और कार्डबोर्ड के भी आते हैं, ठीक है। तो वो नेस्ट बॉक्स आप खुद बना भी सकती हैं, DIY भी होता है। आप उसको बना के छोड़ दीजिए, एक जगह सेफ जगह पे लगा दीजिए जो कि ह्यूमन रीच से ऊपर हो, 7-8 फीट ऊपर, और जहाँ छाँव हो और आसपास पानी वानी की व्यवस्था हो, तो वो अपने आप आएगी। मतलब मेरा विश्वास है कि वो आएगी, आपको विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं पूरा विश्वास रखूंगी। जाने से पहले मैं महेंद्र जी आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसी बात है जो आपको लगता है, जाने से पहले संक्षिप्त में दर्शकों को बता देते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, मेरा फंडा 5 उंगलियों का फंडा है, हमेशा याद रखिएगा। जीवन में और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी 5 उंगलियों को इस प्रकार खोलिएगा और पहले बंद कर लीजिएगा। सबसे पहले पहली उंगली को खोलिएगा, और इस उंगली का मतलब है आपको अपने आप से पूछना है कि आप अपनी हेल्थ, मतलब बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए, सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आपकी हेल्थ कैसी है। अच्छी है और अच्छी बनाइए, अच्छी नहीं है अच्छी बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ। यदि ये उंगली कंप्लीट हो जाती है, दूसरी उंगली खोलिए और अपने आप से पूछिए हेल्थ ठीक है, तो माइंड ठीक है या नहीं है। अपने माइंड को हमेशा ही शार्प बनाइए, उसको ऐसा बनाइए कि वो हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहें। देखिए ना, कोई व्यक्ति एक बार एक चीज़ सीख लेता है, लाइफ टाइम वही चीज़ करता रहता है, तो ऐसा नहीं करना है। यदि हेल्थ और माइंड दोनों ठीक हो गए हैं, तो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कई लोग ऐसे देखे होंगे जो हेल्दी भी है, माइंडेड भी है, लेकिन उनके इमोशंस ठीक नहीं है, उनके भाव ठीक नहीं है, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, वो किसी पर भी बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। तो तीसरी उंगली खोलिए और अपने आप से पूछिए कि आप में इमोशनल बैलेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं है। लेकिन तीनों उंगलियां खुल गई और पैसे ही नहीं है, तो किस काम का जीवन? तो इसलिए बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। यदि ये तीनों उंगलियां खुल गई है, तो अपने आप से पूछिए वेल्थ मैनेजमेंट है या नहीं है, पैसे बनाने के तरीके हैं या नहीं है। और जब ये चारों उंगली खुल जाए, तो पांचवी अपने आप खुल जाएगी, और वो है मेडिटेशन, जो कि इन चारों के बाद में आएगा। कई लोगों के जीवन में परेशानियां चल रही है, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे, तो ये पांचों उंगलियों को समझिए और जीवन को बदलिए। बिल्कुल महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, क्योंकि हमने जहां से छोड़ा था इस दूरदर्शन के कार्यक्रम में, आपको वहीं से एक बार फिर से आपको आमंत्रित करके उठाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दोगरी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अमित जी जुड़े हुए थे, और इसी के साथ जाने से पहले, चूंकि कल एक महत्वपूर्ण दिवस हम मनाने वाले हैं, तो समर्पित करती हुई वो लाइनें कि हम राजा हैं तो वो राज है, हम मस्तक हैं तो वो ताज है, हम एक शब्द हैं तो वो भाषा है,
और यही माँ की एक छोटी सी परिभाषा है। तो कल मातृत्व दिवस मनाने वाले हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी माँ को कुछ सरप्राइज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। चर्चा खेती किसानी की, बातें फसल